हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। न्यूज की शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले यूपीएससी की जब आप जर्नी करते हैं तो यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें एक टॉपिक होता है जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो जैव विविधता है अकेली ये जीवों की विविधता नहीं है। शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर जीवों की भी बात होती है और वनस्पतियों की भी यहाँ पर आप चर्चा करते हैं। साथ में जो फसलें होती हैं, फसलों की जितनी भी किस्में होती हैं उनके बारे में भी आप पढ़ते हैं। यानी कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन का असर नो डाउट जैव विविधता पर पड़ता है, पर यह जैव विविधता केवल और केवल जीवों की विविधता नहीं है, ये कई प्रकार की हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जरा ध्यान रखें कि 19वीं शताब्दी का समय था, भारत में शासन था अंग्रेजों का और इस समय पश्चिम बंगाल में सूखा की स्थिति पैदा होती है, जिसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल में चावल और आलू की फसलें नष्ट हो जाती हैं। अर्थात उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा होता था और इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि भूखमरी की समस्या यहां पर जन्म लेती है और लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये किस डायरेक्शन की ओर इंडिकेशन करता है? ये उस डायरेक्शन की ओर इंडिकेशन करता है कि भाई भले ही 1984 में हमने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन जैसे शब्दों से परिचय किया, परंतु ऐसा नहीं है कि उससे पहले ये समस्या थी ही नहीं। ये समस्या थी और कहीं ना कहीं ये हमें भी प्रभावित कर रही थी। जब ये चरम पर आ गई तो हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जब इस पूरे केस की स्टडी की गई तो मालूम चला कि बताइए किस प्रकार से चावल और आलू की फसलें नष्ट होने के कारण लाखों लोगों की डेथ हो जाती है। ये कैसे संभव है? तो पता चलता है कि ऐसा केवल और केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, अपितु पूरे विश्व में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं वो केवल और केवल 4 फसलों पर जीवित हैं। और ये 4 फसलें अब वर्तमान में और भी ज्यादा संकट में है। ऐसी ही एक और रिपोर्ट आई है सामने। असल में एक संस्था है जिसका नाम है फाओ। इसने एक रिपोर्ट दी है कि भाई वैश्विक फसल उत्पादन में जो आधे से अधिक हिस्सा है वो केवल और केवल 9 फसलों पर निर्भर करता है। यानी कि लगभग 60% जो उत्पादन किया जाता है वो 60% उत्पादन केवल और केवल 9 फसलों का होता है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का इफेक्ट ना केवल जैव विविधता यानी कि जीवों की विविधता, बल्कि वानस्पतिक विविधता और साथ में फसलों की विविधता यानी कि फसलों की विभिन्न प्रकार की किस्मों पर भी इसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस न्यूज के बारे में, क्योंकि ये जो पूरी न्यूज है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो सकती है। आपको मालूम होगा कि ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में समय समय पर पूछा जाता है। फाओ, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र का एक खाद्य एवं कृषि संगठन है और ये भूखमरी, साथ में पोषण में सुधार, खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करता है। मुख्यालय है इसका रोम में और स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। कनाडा का एक शहर है क्यूबेक शहर, बहुत ही ज्यादा फेमस है, यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। यदि लक्ष्यों की बात करें और साथ में फोकस की हम बात करते हैं तो इसके लक्ष्य यानी कि कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसका फोकस कहां कहां पर होता है, तो भूखमरी पूरे विश्व में, जैसे भारत में एक सिनेरियो चलता है कि भाई कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार भूखा ना सोए, है ना, हर एक परिवार तक भोजन की पहुंच हो, वही इसका लक्ष्य भी होता है कि भाई भुखमरी को पूरे विश्व से समाप्त करना है। किसी एक देश पर आधारित नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व पर यह आधारित रहता है, यानी कि संपूर्ण विश्व के लिए कार्यरत है। पोषण में सुधार होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और सांख्यिकी इसके प्रमुख फोकस के बिंदु रहते हैं। साथ में कार्य क्षेत्र की बात करें तो भूमि और जल दोनों के परिप्रेक्ष्य में यह कार्य करता है। अर्थात जैसे कि कोई क्रॉप आप पाएंगे कि भूमि पर उगाई जाती है, कोई क्रॉप तटीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब जल में कोई क्रॉप नहीं उगाई जाती, कोई भी फसल का उत्पादन मुख्य वाटर बॉडी में नहीं होता है ना, तो भूमिगत क्षेत्र में और साथ ही साथ यदि आप देखते हैं तो तटीय क्षेत्रों दोनों पर ये आधारित रहती है। मत्स्य पालन के लिए आप जलखंड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जल कृषि से भी ये संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर भी ये कार्य करता है, पोषण पर भी ये कार्य करता है कि भाई किस प्रकार से हम पूरे विश्व में पोषण का स्तर सुधार सकते हैं। विश्व में कई ऐसे देश भी हैं जहां पर पोषण का स्तर वर्तमान में उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान की समस्या देख सकते हैं, आप श्रीलंका की समस्या देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के नेशंस की समस्या देख सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं सभी गतिविधियों से जूझ रहे हैं।
यहाँ पर स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए रिसर्च का कार्य करता है और फिर अपनी रिपोर्ट जारी करता है कि भाई यहाँ पर इस समस्या का कारण क्या है, लाइक भुखमरी का कारण क्या है, कुपोषण का कारण क्या है और इसको किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, इसको आने वाले भविष्य की जो पब्लिक है उससे कैसे हम दूर कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर यह आधारित रहता है। इसी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है 24 मार्च को और इसमें बताया गया है कि खाद्य और कृषि के लिए पौधों की जिस आनुवांशिक जैव विविधता का प्रयोग हम करते हैं, यानी कि जो आनुवांशिक जैव विविधता होती है, इस सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 60,000 पौधे की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि खाद्य और कृषि से संबंधित होती हैं, अर्थात जिनका प्रयोग या तो आप खाने की वस्तुओं को उगाने के लिए करते हैं या फिर कृषि के लिए करते हैं। जैसे कि भाई गेहूं की बाली हो गई तो ये कृषि के अंतर्गत आएगी, यदि मान लीजिए आम हो गया तो ये खाद्य प्रजातियों, खाद्य वनस्पतियों के अंतर्गत आएगा। इनकी बात कर रहे हैं। यहां पर यदि हम वैश्विक फसल उत्पादन में देखें तो इनका 60% केवल आपको 9 फसलों पर देखने के लिए मिलेगा और ये 9 फसलें हैं, ये जैसे कि गन्ना है, मक्का है, चावल है, गेहूं, आलू, सोयाबीन, ताड़ का तेल, चुकंदर और कसावा। ये 9 फसलें हैं जो कि अपना 60% एरिया कवर करती हैं वैश्विक फसल उत्पादन में, और जो 40% हैं ये आते हैं बाकी के शेष फसलें। आप जरा सोचें कि कितनी क्रूशियल सिचुएशन है ये। यानी कि यदि मान लीजिए कल को कोई बीमारी हुई, यानी कि ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कल को कोई बीमारी हुई या फिर एक फसल में, जैसे कि लाइक गन्ने की फसल या फिर गेहूं की फसल में कोई ऐसा खरपतवार या फिर कोई ऐसी बीमारी हमको देखने के लिए मिली जिसके कारण गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाया, आलू का उत्पादन अच्छा नहीं हो पाया या फिर चावल का उत्पादन नहीं हो पाया अच्छा, तो इस कंडीशन में इनको खाने वाली जो पॉपुलेशन होगी वो तो भूखमरी के कारण मर जाएगी भाई। इसीलिए इस जो फाव है इसका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं हमको इसकी ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि कैसे हम फसल उत्पादन को बढ़ाएं, फसल उत्पादन में विविधता को हम बढ़ाएं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव है अर्थात जैव विविधता, इसके लिए हम डिस्कशन करते हैं, परंतु बहुत रेयर से रेयरेस्ट केस ये होता है कि हम इसके बारे में डिस्कशन करें कि भाई फसलों की विविधता कैसे बढ़ाई जा सकती है। और वास्तविकता में सबसे ज्यादा आवश्यक यही है कि आप फसलों की विविधता पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि फसलों से ही प्राथमिक उपभोक्ता का जन्म होता है, या फिर यूं कहा जाए कि शाकाहारी उपभोक्ता का जन्म होता है, और यहां से एक फूड चेन बनकर तैयार होती है। तो यहां पर जो भूमिगत उपभोक्ता है या फिर उत्पादक है, भूमिगत उत्पादक, यदि यही जीवित नहीं है या फिर इन्हीं की विविधता में कमी आ रही है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि आप आगे चलकर पारिस्थितिकी तंत्र की चेन है इसको बचा सकते हैं। इस सिनेरियो के हिसाब से ये पूरी रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि 128 देशों, 4 क्षेत्रीय और साथ में 13 अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों द्वारा ये जानकारी आधारित कराई गई है, और साथ ही साथ यहां पर जो संकटग्रस्त व्यवस्था है इसमें सबसे प्रथम स्थान पर आता है दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र, है ना। दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम देश है। यहीं पर आपको केप ऑफ गुड होप, अगुल्हा, सैन फ्रांसिस्को बिंदु देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आता है कैरिबियन आइलैंड वाला सेक्शन और साथ में पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र। यानी कि ध्यान से देखेंगे तो भारत इसमें अभी शामिल नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी समस्या नहीं है, भारत में भी ये समस्या मौजूद है। कैसे? तो आप छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से इसको समझ सकते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में यदि आप 1950 के दशक में देखेंगे तो चावल की कितनी प्रजातियां, हजारों प्रजातियां आपको देखने के लिए मिलती थी, और यदि आज के सिनेरियो में आप देखेंगे तो नदियां वही हैं, परंतु प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि आज चावल की उतनी ज्यादा किस्में आपको वहां पर भी देखने के लिए नहीं मिलती। दक्षिण भारत में भी चावल की बहुत अधिक किस्में हुआ करती थी, आज दक्षिण भारत में भी चावल की उतनी अधिक किस्में नहीं है। कारण यही है कि भाई विविधता बहुत ज्यादा तेजी से घट रही है। चूंकि अभी भारत इस लिस्ट में आया नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि चिंता का विषय नहीं है। हाँ, उतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, परंतु चिंता का विषय है, क्योंकि क्षेत्र यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं हमारे यहां भी विविधता में कमी तो आई है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यदि हम दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो यहां पर सबसे कम, यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ये सबसे कम है। इसीलिए भारत कहां पर आता है? तो दक्षिण एशिया वाले एरिया में। तो यहां पर अभी उतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर हमको प्रयास तो करना ही चाहिए। अब यहां पर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, टैक्सा। टैक्सा क्या है? तो भाई वे पौधों की वे प्रजातियां हैं जिन पर अध्ययन किया गया था, पौधों की प्रजातियों का समूह है ये जिन पर अध्ययन हुआ था, और ये इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत अध्ययन किया गया था, यानी कि खेतों पर यह अध्ययन किया गया था।
साथ ही साथ याद रखिए कि अब इसका महत्वपूर्ण कारण वही है जो आप जानते हैं, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन। यानी कि वैश्विक तापन का एक प्रभाव जिसको हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं, उसके कारण ये तमाम प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। कारण कि सर जलवायु परिवर्तन के कारण हमने तो सुना था कि जीवों की विविधता में कमी आती है, चलो मान लिया, परंतु कहीं ना कहीं आप वैश्विक तापन के नकारात्मक प्रभाव के तौर पर जलवायु परिवर्तन को पढ़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट कि भाई जो मौसम चक्र है इसमें परिवर्तन होता है, और जब मौसम चक्र में परिवर्तन होता है तो इसके कारण आप पाते हैं कि मृदा की गुणवत्ता में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। यानी कि हो सकता है कि मृदा अनुपजाऊ हो जाए जो कि पहले उपजाऊ रही हो सकता है कि ऐसी कोई फसल उस एरिया में लगी हो जो कि बहुत अधिक वर्षा चाहती हो, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो वर्षा पैटर्न में परिवर्तन आया है इसके कारण वो उस फसल को उतना उपयुक्त पानी ना मिल पाए। तो ये सभी सिनेरियो जो आप पढ़ते हैं कि भाई वर्षा पैटर्न में या फिर मौसम के पैटर्न में परिवर्तन आते हैं, उसका प्रभाव आज आपको यहां पर दिख रहा है। यानी कि आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो आप जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं वे नकारात्मक प्रभाव यहां पर हैं, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये फाओ की रिपोर्ट बोल रही है जो कि यूनाइटेड नेशन का एक संगठन है। अर्थात इस जलवायु परिवर्तन को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेने की हमारी आवश्यकता है। इस पूरे सिनेरियो को आप अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले चैप्टर में, जहां पर आप जैव विविधता को पढ़ते हैं या फिर जहां पर आप पढ़ते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन का क्या नकारात्मक प्रभाव हुआ है, उस सिनेरियो में आप इसको यूज कर सकते हैं। याद रखना कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग में जब आप ऐसी रिपोर्ट्स का वर्णन करते हैं ना, तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगती है। दैट इज वाई समय समय पर स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ेस कवर कराई जाती हैं। न्यूज़ेस कवर कराने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि भाई यूट्यूब चैनल पर वीडियो की संख्या बढ़ जाए या फिर कुछ व्यूज आ जाए। ये न्यूज़ कवर कराने का सिनेरियो ये रहता है कि भाई आप इस न्यूज़ को देखें, आप इस टेलीग्राम हैंडल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लें। ज्वाइन करना या ना करना ये तो आपका मन है ना, ज्वाइन ना भी करें तो कोई बात नहीं है, परंतु आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें और इसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसको अपनी भाषा के अनुरूप जमा कर अपने नोट्स में लिख लें। करंट अफेयर की अलग से कॉपी बहुत रेयर केस में होती है कि भाई द हिंदू की आपने अलग कॉपी बना ली। जनरली हम ये देखते हैं कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक पर न्यूज आई है, उसको संबंधित टॉपिक के अंतर्गत हमने लिख लिया। तो जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन जहां पर भी आपने पढ़ा हुआ है, जहां पर भी नोट्स बने हुए हैं, उस सिनेरियो में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जाते जाते ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल, ये है मेरा फेसबुक अकाउंट, और साथ में ये है मेरा टेलीग्राम अकाउंट। आप यहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप 2026 के UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये संपूर्ण बैचेस हैं जो कि प्रारंभ हो रहे हैं। यानी कि इनमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है यह है 31 मार्च। AKB लाइव कोड का यूज करके आप इनका पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ ही साथ फ्री NCERT क्लासेस भी आपको मिलेंगी। 2026 के अभ्यर्थियों के लिए ये जो बैचेस हैं ये 3 पार्ट में, यानी कि इनकी हमने 3 कैटेगरी बनाई है। शायद आपको मालूम होगा कि संपूर्ण बैचेस के अंतर्गत एक होता है सिल्वर बैच 2026 P2I फाउंडेशन के लिए, एक होता है सिल्वर बैच। सिल्वर बैच का प्राइस सबसे कम रहता है, इसके बाद आता है गोल्ड, एंड इसके बाद आपको बच्चे देखने के लिए मिलेगा प्लेटिनम बैच, है ना। अब इनमें फायदा क्या होता है, इनमें नुकसान कुछ होता है? नुकसान कुछ नहीं होता। जो कंटेंट आपको प्लेटिनम में दिया जाएगा वही गोल्ड में प्रोवाइड कराया जाएगा और वही सिल्वर में होगा। इनके प्राइजेस में डिफरेंस होता है, और साथ में सिल्वर में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, गोल्ड में आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी प्लेटिनम में। अब क्या इसका मतलब यह है कि भाई प्लेटिनम जो लोग लेगा स्टूडेंट उन्हीं का सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। सेम कंटेंट, सेम टीचर, सेम सब कुछ सेम मिलेगा आपको यहां पर। बस आपको जो बैच ज्वाइन करना है आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ये डिसाइड करें कि भाई प्लेटिनम ज्वाइन करना है, गोल्ड या फिर सिल्वर, है ना। ये आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार देखें, परंतु इनका पार्ट बनने के लिए आपको यूज करना है AKB लाइव कोड, जब ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहां पर फ्री NCERT क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएंगी। एडमिशन 31 मार्च के पहले आपको लेना है, और सेम थिंग यहां पर भी अप्लाई है, परंतु यहां पर जो बैचेस हैं ये आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में डिवाइड नहीं मिलेंगे। यहां पर लॉन्ग टर्म बैच है ये, मतलब कि एक बैच आपको मिलेगा, इसमें आप पार्ट बन सकते हैं AKB लाइव कोड का यूज करके 34,999 रुपए में। इनमें भी एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है यह है 31 मार्च, ठीक है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि जब भी आप UPSC की जर्नी प्रारंभ करेंगे तो वहां पर कहा जाता है ना कि 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ लीजिए। अब जरा सोचिए कि आप मार्केट गए और मार्केट से आपने 6 से लेकर 12 तक की NCERT लाई और फिर आपने उसको पढ़ना चालू किया। कितना थोड़ा सा बोरिंग काम है और साथ में थोड़ा सा टफ
काम भी है। इसके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी ने इन सभी का कंपाइलेशन तैयार किया है। ये 5 पुस्तकों के तौर पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको ये जो पूरा का पूरा सेट है ये 1459 रुपए में मिलेगा। परंतु याद रखें, यदि आप 2026 के लिए या फिर 2027 के लिए बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये NCERT नहीं लेने की जरूरत है, ये नहीं लेना। फिर कारण क्या है कि जब आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको फ्री NCERT क्लासेस ऑलरेडी मिल जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ ये सिलेक्शन बॉक्स है, इसको भी आप अपने होम एड्रेस पर बुला सकते हैं। यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं तो भी यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, होम एड्रेस पर ये आपके डिलीवर किया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर छोड़कर जा सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।